बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क में पधारे हमारे तमाम बौद्ध प्रेमियों, जैसा कि विदित है कि पूरी दुनिया में संघ की अवधारणा खड़ी करने की योजना गौतम बुद्ध ने बनाई थी। पहला संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने की और उसी से प्रेरणा लेकर संघ का कंसेप्ट पूरी दुनिया में फैला और आधुनिक काल का रूस ने सोवियत संघ बनाकर पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज। संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे शक्तिशाली संघ है दुनिया का, उसकी प्रेरणा कहां से मिली? उसकी प्रेरणा गौतम बुद्ध के संघ से मिली। गौतम बुद्ध भारत के हमारे पुरखे रहे हैं और हमारे देश के पुरखे गौतम बुद्ध ने जो संघ की अवधारणा दी उसे पूरी दुनिया ने सीखा। लेकिन अफसोस कि आज हमारा समाज संघ विहीन है। जरूरत है गौतम बुद्ध के संघ से प्रेरणा लेकर हमें भी संघ बनाने की। गौतम बुद्ध इंटरनेशनल पर्सनालिटी, यही कारण है कि हमारे देश भारत के आसपास के देशों ने गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर अपने अपने देशों का नाम गौतम बुद्ध पर, गौतम बुद्ध के नाम पर या गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर रखा है। आप उदाहरण के लिए तिब्बत को ले लीजिए। तिब्बत नाम तो चीन ने दिया, लेकिन तिब्बत का पुराना नाम बोध है। बोध, BOD। आज भी तिब्बत के लोगों से पूछिएगा कि आपके देश का क्या नाम है, तो तिब्बत की जनता यही बताएगी कि हमारे देश का नाम बोध है, मैं बोध देश का हूं। BOD, इसी को तो कनिष्क ने अपने सोने के सिक्कों पर बोडो लिखवाया, BODO, बोडो। तो तिब्बत ने अपना नाम बुद्ध के नाम पर बोध रखा। यही बोध बाद में चलकर भोट हुआ। यही कारण है कि तिब्बत की जो भाषा है उसे भोटी भाषा कहते हैं। ये भोट लोग हैं। यही भोट लोग भूटान में बसे और उन्हीं भोट लोगों के कारण एक देश का नाम भूटान पड़ा। ये जो आचार्य लोग बताते हैं कि भू उत्थान से भूटान शब्द बना है, तो यह गलत है। भूटान नाम भू उत्थान से नहीं पड़ा। भूटान नाम गौतम बुद्ध के नाम से पड़ा। भोट वो बोध ही है, बोध से ही भोट हुआ है, भोट से ही भूटान बना है। तिब्बत, भूटान, इधर आपका श्रीलंका का जो प्राचीन नाम सिलोन मिलता है, यह गौतम बुद्ध के सिद्धांत पर ही पड़ा है। भाषा वैज्ञानिक गलत बताते हैं कि श्रीलंका का जो पुराना नाम सिलोन है वह पुर्तगाली भाषा का है। यह गलत है। पुर्तगाली भाषा का नहीं शब्द है सिलोन। पुर्तगाली तो श्रीलंका में बहुत बाद में आए। उसके बहुत पहले उस देश को सीलन कहा जाता था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेन्सांग जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, राजा हर्षवर्धन के समय में, उन्होंने अपनी डायरी में लिखी कि इस देश का नाम
सीलम है। श्रीलंका का नाम सीलम है। 7वीं सदी में हिंदुस्तान ने लिखा, और 7वीं सदी में तो पुर्तगाली श्रीलंका गए नहीं थे, इसलिए वह पुर्तगाली नाम नहीं है, बल्कि वह बौद्ध नाम है। सिलोन, सीलम शब्द से बना है। सीलम का मतलब होता है विनय पिटक में जो विधि नियम है उसके अनुरूप जीवन का चलना या उससे जीवन अनुशासित होना, वह सीलम है। और श्रीलंका कभी विनय पिटक के नियम कानूनों से संचालित होता था, इसीलिए उसका नाम सिलोन है। आप चीन को लेकर भी भ्रम में मत रहिए। चीन नाम भी गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि ईसा की 2री शताब्दी ईसा पूर्व में चीन का चीन नाम नहीं था। आप चीन का इतिहास पढ़ लीजिए। चीन का चीन नाम ईसा से 200 साल लगभग पहले पड़ा। अब विचार कीजिए कि क्यों पड़ा, उसके पहले क्यों नहीं था उसका चीन नाम। तो ये वही समय है जब गौतम बुद्ध के सिद्धांत चीन पहुंचा था, और गौतम बुद्ध के सिद्धांत के कारण ही उसी से प्रेरणा लेकर उसका नाम चीन चाइना हुआ। गौतम बुद्ध ने जो ध्यान दिया, ध्यान को संस्कृत में जिसे हम लोग ध्यान बोलते हैं, उसी को पाली में ध्यान बोलते हैं। गौतम बुद्ध का जो ध्यान है वह जब चीन पहुंचा तो चीन में ध्यान को चान और चियान बोलते हैं। गौतम बुद्ध का ध्यान जब चीन पहुंचा तो उसे चान बोलते हैं। गौतम बुद्ध का सिद्धांत जब कोरिया पहुंचा तो वहां सरजान बोलते हैं कोरियाई भाषा में। गौतम बुद्ध का सिद्धांत ध्यान जब पहुंचा वियतनाम तो वहां थियन बोलते हैं। गौतम बुद्ध का यह ध्यान जब जापान पहुंचा तो वहां जेन बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो ध्यान है वह जब चीन पहुंचा तो चीन में उसे चान और चियान बोलते हैं, और उसी चान और चियान से चीन शब्द बना है, उस देश का नाम पड़ा है। यही कारण है कि चीन नहीं, आप जहां जहां गौतम बुद्ध के जिधर सिद्धांत थे अनेक स्थलों का नाम में चीन आप पाइएगा, जैसे हिंद चीन, जैसे चीनी तुर्किस्तान, जैसे सियाचिन, तमाम जो नाम आपको चीन से जुड़े हुए हैं, ये सब बौद्ध सिद्धांतों का उधर प्रचार प्रसार। आप सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां का एक बिग पर्सनालिटी के नाम पर आपके अड़ोस पड़ोस के सारे देशों ने अपने देश का नाम रखा है। यह कितना गौरव की बात है। गौतम बुद्ध के सिद्धांत दूर दूर तक यूरोप और अरब देश, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका कहां नहीं पहुंचा। अभी तो स्वीडन में, यूरोप के देश स्वीडन में खुदाई में 5वीं सदी की गौतम बुद्ध की कांसे की मूर्ति मिली है धरती के अंदर से। 5वीं सदी की। आप सोच सकते हैं कि 5000 किलोमीटर दूर भारत से गौतम बुद्ध की मूर्ति 5वीं सदी में कैसे पहुंची होगी स्वीडन। आश्चर्य की बात। अंग्रेजी में जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे, यह बुद्ध के नाम पर ही है। बुधवार को अंग्रेजी में वेडनेसडे कहते हैं। ओडेंसडे, ओडेंसडे, ओडेन क्या है? ओडेन बुद्ध का ही, बोडो का ही नाम है ओडेन। इसीलिए उधर आप जाइएगा तो बुधवार को ओडेंसडे कहा जाता है।
उसी वेडनेसडे से वेडनेसडे बना है। हम लोग को नहीं पता है कि वेडनेसडे में जो वेडनेस है वह बुध के नाम पर ही है। यूरोप की जो सभ्यता है उसमें गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। जो 1 2 3 जो अंग्रेजी का जो आजकल इंटरनेशनल डिजिट है, अंतरराष्ट्रीय अंक जिसको कहते हैं, 1 2 3 4 5, ये बौद्ध सभ्यता की देन है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में हम लोग को पहली बार 1 2 3 जो इंटरनेशनल डिजिट है आज पूरी दुनिया में जो लागू है उसकी झलक हमें सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलती है। और 7वीं सदी में अरब देश के लोगों ने 1 2 3 इसी बौद्ध सभ्यता से भारत से ले गए अपने देश में और वहां 1 2 3 लागू हुआ। अरबों से अंग्रेजों ने सीखा 1 2 3 और 12वीं सदी में अंग्रेज ले गए अपने देश में 1 2 3 और उसका नाम उन लोगों ने अरेबिक दिया। उन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को पता था कि ये अरब देश से हम लोग लिया है, लेकिन अरब देश के लोगों ने भारत से लिया, बौद्ध सभ्यता से लिया। यही कारण है कि 1 2 3 की जो गिनती है, अरेबिक जो प्रणाली है, उसे अरबी भाषा में हिंदसा बोलते हैं। माने यहां हिंद का, इंडिया का। और वहां से अरब से जब अंग्रेज ले गए, यूरोप के लोग ले गए, तो उसे अरेबिक बोलते हैं। इतना बड़ा योगदान है। और यूरोप में 1 2 3 जब पहुंचा, वहां बहुत बड़ी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, व्यापारिक क्रांति हुई। कारण कि जो रोमन में जो हम लोग 1 2 3 लिखते हैं वो बड़ा अटपटा सा है, बड़ा लंबा लंबा है। 13 लिखना है तो क्रॉस कर करके 10 लिखिए, फिर 3 पाई खींचिए रोमन में, तब जाकर के 10 3 13 होगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसके कारण, इस कॉम्प्लिकेशन के कारण, इस जटिलता के कारण वहां का व्यापारी और औद्योगिक मार्ग अवरुद्ध रहा। जब 1 2 3 का इंटरनेशनल डिजिट वहां गया तो यह बहुत इजी पद्धति थी। इसका प्रभाव व्यापार और उद्योग को बढ़ा और यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। उसमें बौद्ध सभ्यता की 1 2 3 की बहुत बड़ी भूमिका है। यूरोप तो बहुत लेट से जगा मेरे भाई साहब, बहुत लेट से जगा। आज से 2500 साल से भी पहले गौतम बुद्ध ने विज्ञान का जो सिद्धांत दिया कि बगैर कारण कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण है। सोच लीजिए कि गौतम बुद्ध का मस्तिष्क कितना हाई क्वालिटी का था कि आज से 2500 साल पहले उस व्यक्ति ने सोचा कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके पीछे कोई कॉज न हो। और यह जो कार्य कारण का सिद्धांत है, यह तो यूरोप में 16वीं सदी में बेकन ले गया। बेकन ने पहली बार कार्य कारण सिद्धांत की बुनियाद डाली यूरोप में, वरना पूरा यूरोप सोया था, कोई वैज्ञानिक बोध नहीं था। और बेकन से जब यह सिद्धांत पूरे यूरोप में फैला, तब जाकर के वहां केप्लर, न्यूटन और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक हुए। वरना उसके पहले कहां इंग्लैंड में वैज्ञानिक हैं, आप बता दीजिए। जी नहीं, यह सिद्धांत ने वहां विज्ञान का एक आबो हवा, विज्ञान का एक वातावरण खड़ा किया। और वहीं भारत आज अंधविश्वासों का गुलाम है। जिस मुल्क में, जिस देश में गौतम बुद्ध जैसे पर्सनालिटी और इससे प्रेरणा लेकर के यूरोप विज्ञान के उस ऊंचाई पर खड़ा है, यह हम लोगों के लिए बहुत लज्जाजनक बात है। तो आज इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना।